everyone, I really hope you all are doing great. Welcome to lecture number 11. ये लेक्चर नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है बट दिस इज लेक्चर नंबर 11 ऑफ आईपीसी बीएनएस केस लॉ सीरीज। आज हम कुछ रेप के केसेस डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों को बतानी है, वो ये कि अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मुझे कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा प्लीज़, मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। उससे फिर हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप किस चीज़ के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जुडिशरी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, या एपीओ के कोई स्टेट का पेपर हो गया, तो वो सारी बातें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेप के कुछ केसेस हमें डिस्कस करने हैं आज, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप लोगों को ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप अपने एलएलबी में हैं या अगर आप जुडिशरी में अपेयर होने को सोच रहे हैं तो। ठीक, सबसे पहला जो केस है वो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगोराम। 2000 का ये केस है। इन दिस केस प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज द एल्डेस्ट डॉटर जगिया राव, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ होगा। ठीक है, The accused who was aged 17 years, जो accused थे वो 17 years के थे, accompanied the prosecutrix. The accused caught her from behind and was forced to lie on the cowshed. उसको जो है पीछे से पकड़ा और उसको फोर्स किया ताकि जहाँ पर मतलब cowshed जो होता है वहां पर लेटने के लिए, and committed a sexual act. The Supreme Court held that the girl tried resistance to stop the accused. Supreme Court ने ये कहा कि उसने resist किया था उस लड़की ने obviously to stop the accused from committing the act, but the accused overpowered her. लेकिन अक्यूज्ड ने उसको ओवर पावर कर लिया, मतलब अब वो बच्ची दम नहीं लगा पाई उतना। ठीक, एंड द एक्ट वाज कमिटेड अगेंस्ट द विल ऑफ द विक्टिम, और ये कहा गया कि ये उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था, वाज हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप, और इसको जो है रेप माना गया था। ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस है हमारे पास इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जितने स्टार आप लोग इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं। क्या इसमें बताया गया था, सेक्शन 2017 का ये केस है। इसी के बाद वो ईयर जो है 15 से जो 15 ईयर्स था पहले आपका, वो 18 ईयर्स कर दिया गया था एक्सेप्शन 2 में, 375 में आपके सेक्शन 375 आईपीसी। रिट पिटिशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करी गई थी अंडर आर्टिकल 32 challenging the exception 2 mentioned under section 375 which claimed that non-consensual sex with wife, मतलब वाइफ की कंसेंट नहीं है, above the age of 18 years। वाइफ किस एज की है? 15 साल से अगर ऊपर है, तो अगर उसके साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्स किया है तो ये डज नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप, ये रेप नहीं माना जाएगा। फिर से एक बार समझिए, अगर कोई वाइफ, अगर कोई बच्ची या महिला जो 15 साल से ऊपर है, शी इज मैरिड, और अगर उसके साथ अगर उसके हस्बैंड ने कोई सेक्सुअल एक्ट कमिट किया है, दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 18 इज रेप। 18 साल के नीचे अगर किसी भी के साथ रेप किया गया है, किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है, वो रेप होगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर शी इज मैरिड और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो शादीशुदा है या नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फर्दर कहा इसमें, एक्सेप्शन 2 मेक्स एन अननेसेसरी एंड आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन। कह रहा है ये जो एज का डिस्टिंक्शन कर रखा है 15 साल और ये मैरिड और अनमैरिड में, ये बेफिजूल का अननेसेसरी और आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड गर्ल अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, एंड हैज नो रेशनल एक्सेस। यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, कोई रैशनल एक्सेस नहीं है विद एनी स्पेसिफिक गोल अटेम्प्टेड टू बी रीच्ड। क्या आप इसमें अटेम्प्ट कर रहे थे जो आपने गोल को पा लिया, ये एक्सेप्शन डाल करके। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस से जो है एज जो है वो 18 साल कर दी गई थी, और ये प्री में भी पूछा जाता है, आप उसको मेंस में तो लिख ही सकते हो। ठीक है, कि कौन से केस में ऐसा हुआ था कि 15 साल से 18 साल कर दिया गया था, तो ये आपको याद रखना। ठीक, this artificial distinction is in violation of article 15(3) of the constitution spirit and ethos as well as article 21 of the constitution। कहा कि 15(3) को तो वायलेट कर रहा है, साथ साथ आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है। It also goes against the ideas behind some statutes such as the girl child's bodily integrity and reproductive choice। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक सर्टेन एज पर आ गई है तो उसका जो है कुछ चॉइस वगैरह को लेकर के, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कह रहा है कि ये इसके भी अगेंस्ट जा रहा है, और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकन टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप।
इस यहाँ से जो है मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज किया गया, क्योंकि यहाँ से देखो ये चीज हटा दी गई ना, ये जो पहले 15 साल वाला सिस्टम था कि वो मैरिड है अगर तो वो कंसेंशुअल सेक्स है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये पर्टिकुलर चीज है मैरिड और अनमैरिड वाला चीज ही हटा दिया। सिर्फ 18 साल से, उन्होंने कहा 18 ईयर्स से कम अगर कोई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैरिड है या नहीं मैरिड है वो रेप माना जाएगा, भले ही फिर मैरिड ही क्यों ना हो, विच इज एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 375 एंड सेट अ लिमिट दैट नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ बिलो 18 ईयर्स वुड अमाउंट टू रेप। अगर वो 18 साल से कम है महिला तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये था एक ये वाला केस। अब उसके बाद हमारे पास निर्भया का गैंग रेप केस जो बहुत ही प्रचलित है, मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ये इसके फैक्ट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है, हालांकि मेरे पास पूरे फैक्ट्स भी थे लेकिन वो मैंने सोचा नेसेसरी नहीं है उस पर इतना ज्यादा किसी बात पे चर्चा करना, ऑलरेडी हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। तो क्या हेल्ड किया गया था, क्या इसकी केस की आफ्टरमैथ थी, यानी कि ये केस होने के बाद क्या क्या फर्क पड़ा सोसाइटी पे, क्या फर्क पड़ा लॉज में, ये सारी बातें हम करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा इस केस को डिस्कस करने में। ठीक है, सबसे पहले क्या, इन अ सिंपल मैंडेट द कोर्ट स्टेटेड दैट द डायबोलिक एक्ट had shaken the common consciousness of the nation, पूरे कंट्री को हिला करके रख दिया था, and that the court should regard it as the rarest of the rare case, ताकि ये rarest of the rare case की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, in which death sentences could be awarded, जिसमें जो है डेथ सेंटेंस को अवॉर्ड किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। डीएनए रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट्स, विटनेस टेस्टिमनी एंड ऑडेंटोलॉजी कंफर्म्ड द आइडेंटिटी दैट द अक्यूज्ड ऑन द बस एंड देयर रोल इन द केस। यहाँ से जो है सारी चीजें, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, टेस्टिमनी से सब कुछ साबित हो रहा था कि बस में क्या हुआ था और कौन कौन वहां मौजूद था। द बेंच सेड द वे दे प्लेड विद द आइडेंटिटी, बॉडी, डिग्निटी एंड प्रिवेसी ऑफ अ वुमन इज अनफॉरगिवेबल। जिस तरीके से उसकी बॉडी के साथ खेला इन लोगों ने, इसको माफ नहीं किया जा सकता। एंड देयर इविल डीड हैज नो मर्सी टू बी गिवन, यहाँ पर इनको कुछ भी मतलब किसी भी तरीके कोई मर्सी भी देने की जरूरत नहीं है। Then the Supreme Court delivered justice to the victim's family and all women in country by upholding the death penalty for the 4 convicts in the Nirbhaya gang rape case and Nirbhaya gang rape and murder case, describing it as a rarest of the rare case। हम जानते हैं मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस की रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही जो है मिट्ठू सिंह, आई थिंक पता नहीं मैंने गलत बोल दिया, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो डॉक्ट्रिन है वो फॉलो किया जाता है जब भी डेथ पेनल्टी देने के। हम हर केस में डेथ पेनल्टी जो है कोर्ट्स नहीं देती हैं, जो एकदम भयानक जो इश्यूज होते हैं, जो भयानक केसेस होते हैं, उसी में जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है। सो मोस्ट वायलेंट, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो था ही, मोस्ट वायलेंट एंड बार्बरिक असॉल्ट ऑन ज्योति सिंह, इस महिला का नाम ज्योति सिंह था, लड़की का नाम, 23 ईयर ओल्ड पैरामेडिक स्टूडेंट। The convicts treated the victim as if she were a doll and abused her his friend at an unforgivable extent। उसको मतलब एक गुड़िया की तरह ट्रीट करा इन लोगों ने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इसका जजमेंट क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? A 3-judge bench unanimously affirmed the Delhi High Court's ruling। उन्होंने बिना किसी उसके, कोई ऐसा नहीं कि कोई मना कर रहा है, कोई जज मना कर रहा है, नहीं, सबने जो है एक मत होकर के डिसीजन लिया which complied with the trial court's decision in the matter। मुकेश, पवन, विनय शर्मा and अक्षय कुमार सिंह were hanged to death for their violence against a countrywoman। उसको जो है डेथ पेनल्टी की सजा हुई। The bench sentenced them to death because their crime matched the rarest of the rare case requirements। उसको मैच कर रहा था। Following the incident, since he was a minor at the time, the 5th accused was not charged and was returned to a correctional institution। माइनर था तो इसकी वजह से जानते हैं आप लोग फिर कि उसको correctional institution में रखा गया 3 साल के लिए। The last accused, Ram Singh of this case, did a suicide in Tihar jail, जिसमें से ये पता चल रहा था कि वो, क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो ये समझ आ रहा था कि वो अपने आप को गिल्टी समझ रहा था उस बात के लिए। ठीक है, ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद, इस केस के आने के बाद क्या फर्क पड़ा ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में या क्रिमिनल लॉ में, क्या ऐसा फर्क पड़ा, क्या चीजें हम नहीं देखते हैं इस केस के बाद? कह रहा है निर्भया केस शोड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लॉ एंड सोसाइटी एज वेल। गवर्नमेंट शोड अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर दिस केस टुवर्ड्स द वुमेन ऑफ आवर कंट्री एंड हर प्राइवेसी। गवर्नमेंट ने भी बहुत मतलब अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी उस वक्त। आफ्टर द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट फॉर अ वुमेन ऑफ दिस कंट्री।
In the time, India's government made several laws and legislation against this heinous crime. The Criminal Amendment Act 2013 is also popularly referred to as Anti-Rape Act. ये 2013 को जो अमेंडमेंट हुआ था ना क्रिमिनल लॉ में, इसको एंटी रेप एक्ट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है. Under this change, new offenses such as stalking, acid attacks, voyeurism were added to the definition of rape. Stalking को ऐड किया, acid attack को ऐड किया, voyeurism को ऐड किया था. Even the threat of rape is now a crime. अगर आपने रेप का थ्रेट भी दिया है, that is also a crime, and the person will be punished for the same. उसको जो है पनिश किया जाएगा. The minimum sentence was changed from 7 years to 10 years. मिनिमम जो सेंटेंस थी 7 साल की, जो मिनिमम, वैसे पहले क्या होता था, मिनिमम जो सेंटेंस मिलती थी वो 7 साल की मिलती थी, उसको 7 से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया, ठीक है. कंसिडरिंग द इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेप केसेस, क्योंकि रेप केसेस दिन ब दिन अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले भी बढ़ रहे थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है. ओके, नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी अगर हमने इस बारे में बात करी तो. In cases that led to the death of the victim or the victim being in a vegetative state, the minimum sentence was increased to 20 years. अगर आपने एक महिला को vegetative state में, महिला वर्ड में इस वजह से इस्तेमाल कर रही हूँ victim, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ विमेन के अगेंस्ट ही रेप को नोटिस किया जाता है, या विमेन के अगेंस्ट रेप ही क्या बोलते हैं, एक ऑफेंस बनाया गया है. मैन के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं महिला शब्द यूज कर रही हूँ. तो अगर कोई महिला को वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया गया है, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब ये होता है कि अब वो अपने ऑर्डिनरी परस्यूट्स भी नहीं कर पा रही है, अपना कोई भी काम नहीं कर पा रही है, मे बी उसका पैर कट गया है, उसके हाथ कट गए हैं, या मतलब इस तरीके से वो बेड पे आ गई है, बेसिकली शी इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग. कुछ भी ऐसा हो गया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है. तो वेजिटेटिव स्टेट में ही उसको, निर्भया को भी वेजिटेटिव स्टेट में ही पहुंचाया गया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी. सो द मिनिमम सेंटेंस जो है उसके 20 साल कर दी गई है. आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है रेप के सारे सेक्शंस. तो द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम वॉज टोटली इररेलेवेंट टू द रेप केसेस. ये तो ऑब्वियसली कि विक्टिम का क्या कैरेक्टर था ये इररेलेवेंट है रेप केसेस में, एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन ग्रांटिंग पनिशमेंट फॉर द क्राइम. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला का क्या कैरेक्टर था या विक्टिम का क्या कैरेक्टर था रेप केसेस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पनिशमेंट तो फिर भी उतनी ही मिलेगी. मतलब आप ये नहीं कह सकते अगर आपने किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ, किसी ने अगर किसी अक्यूज पर्सन ने अगर किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ रेप किया है, तो ये इस बात का डिफरेंस नहीं ले सकते कि उसका कैरेक्टर ही वैसा था, क्योंकि कंसेंशुअल सेक्स होना चाहिए, बस इतनी सी बात है. Since one of the accused in this case was a juvenile, क्योंकि वो एक juvenile था, another flaw in the system was identified after this case. एक त्रुटि मिली सिस्टम में. So the age for being tried as an adult for violent crimes like rape was changed from 18 to 16 years. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक सेक्शन है, ये सेक्शन 15 या सेक्शन 12 में से कोई, ऐसे दोनों में से कोई एक सेक्शन है, आप लोग देख लेना कि ट्रायल कब एज एन अडल्ट हो सकता है. तो पहले जो है वो 16 साल था रेप केसेस में, लेकिन अब वो 18 साल कर दिया गया. सॉरी पहले वो 18 साल था, मैंने उल्टा बोल दिया, पहले वो 18 साल था, वो 16 साल कर दिया गया. दैट टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. There was also the inclusion of registering complaints and medical examination. The report categorically mentioned any officer who fails to register a case. अगर कोई ऑफिसर ने केस रजिस्टर करने से वो फेल हो जाता है, जो भी उसको रिपोर्ट किया गया है रेप का, और अटेम्प्ट्स टू अबॉर्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन, या वो इन्वेस्टिगेशन बीच में ही छोड़ने का सोचता है कि खत्म करो इन्वेस्टिगेशन, नहीं करनी हमें, कमिट्स एन ऑफेंस. यहाँ पर उस ऑफिसर ने भी ऑफेंस कमिट किया है जिसको पनिशेबल किया जाएगा. The committee gave extensive recommendations regarding avoiding marital rape as well as rapes committed via commission of void marriages. ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेगमेंट. रेप के कुछ तीन बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे. और एक बार हम ये वाली सीरीज खत्म कर लें IPC BNS वाली, मतलब ये केस लॉज वाली, उसके बाद आपको PDF, इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. मैं रोज डालने से बेटर है कि जब एक बार खत्म हो जाए तभी एक साथ आपको पूरी PDF मिल जाए. वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.